शुंग डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग और साथ ही साथ दोस्तों हमने समझा कि किस तरह से अग्निमित्र के शासनकाल के अंदर क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि कौन कौन से युद्ध हुए थे और किस तरीके से वहाँ का शासन प्रशासन था। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं युद्धों से। दोस्तों हम उस समय बात कर रहे थे कि जो एक बुक थी मालविका अग्निमित्रम, तो उसके अंदर बताया गया था कि जो पुष्यमित्र शुंग युद्ध के बारे में पूरा बताया गया था कि किस तरीके से युद्ध हुआ था उसका। तो हमने उसके अंदर पूरा समझ लिया था दोस्तों। फिर दोस्तों यही राज्य फिर दो भागों में बट जाता है। एक वर्षा नदी थी उसी के आसपास जहाँ पे पुष्यमित्र शुंग का शासन था, तो वो वहाँ पे दो भागों में बट जाता है। सम्राट जो जो पुष्यमित्र शुंग था, जो नरेश था, परमतेश्वर नरेश मैंने बात की थी ना दोस्तों, तो ये साम्राज्य दो आपस में बट जाते हैं। और फिर एक तो दोस्तों हो जाता है माधव सेन को एक भाग प्राप्त हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग। और इसी प्रकार से दोस्तों जो नर्मदा नदी का इलाका है ना, यहाँ तक पूरा पुष्यमित्र शुंग का पूरा प्रभाव था। तो इस प्रकार दोस्तों वो पूरा का पूरा साम्राज्य को अपना विस्तार कर लेता है। और इसी समय दोस्तों याद करिए यवनों का आक्रमण होने लगा था। दोस्तों यवनों का आक्रमण के अंदर हमने पूरे समझा था सिंधु नदी के किनारे आपको पता होगा कि उस समय कई सारे राजवंश वहाँ पे राज कर रहे थे। और हमें पता था कि हेलिडोरस आया था। उसके अंदर हमने पूरा समझा था दोस्तों कि किस तरीके से हेलिडोरस आया था। और उसके अंदर पूरा समझा था कि किस तरीके से वहाँ पर जो एंटियोकस के जो नरेश थे उन्होंने दूत भेजा था। तो दोस्तों उन्हीं के साथ भी इसी के आसपास इनका आक्रमण भी उन्होंने लड़ाइयाँ की थी। और पूरा का पूरा दोस्तों यवनों से जीत हासिल की थी, उन्हें पराजित कर दिया था। और इसी के अंदर दोस्तों हम समझते हैं कि शासन प्रबंधन कैसा था। और हम ये सभी जानते हैं कि उस समय जो वहाँ का जो राजधानी थी वो तो दोस्तों पाटलिपुत्र थी। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य था उस समय। तो उस समय तो दोस्तों आपको पता है कि मध्यवर्ती भाग था और ठीक था, यानी कि दोस्तों कि पूरा इलाका था ना बिहार से ये यूपी और मध्य प्रदेश, ये पूरा भाग सुरक्षित था। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म होता है तो आक्रमण होने लग जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है, पुष्यमित्र सिंह के शासनकाल में ही हिमालय से और बरार तक और पंजाब में और बंगाल में यहाँ तक पूरा शासन अपना फैला देता है। दिव्यावदान और जो तारनाथ में और उसके अंदर पूरा बताया था कि जो जालंधर और जो सियालकोट है ना, उस पर भी उसका पूरा अधिकार था। और दोस्तों जालंधर भी आपको पता है पंजाब में ही पड़ता है। फिर दोस्तों इसी के अंदर अब आपको पता होगा कि धीरे धीरे ये अलग अलग आपको पता होगा कि परंपरा शुरू से चली जाती है कि साम्राज्य जो पुष्यमित्र शुंग का उसके बेटे राज्यपाल थे, अलग अलग जगह पर शासन करते थे, जिनको युवराज कहा जाता था। दोस्तों आपको पता होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता था कि अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था और धनदेव कौशल का राज्यपाल था। इस तरीके से दोस्तों ये अलग अलग इनके काम थे। और ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी जो गाँव होते थे। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दोस्तों वहाँ का किस तरीके से शासन प्रबंधन था। शुंग वंश के राजा को दोस्तों यह भी पता है कि उन्होंने जो वैदिक काल था उनका पुनरुद्धार किया था और हिंदू धर्म का ज़्यादा पुनर्जागरण काल उनको माना जाता है। और दोस्तों इसी समय गरुड़ गरुड़ है और जो श्री लक्ष्मी है, उस तरह के दोस्तों क्या थे, चित्र बनाने शुरू हो गए थे। और फिर दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के अंदर स्तूप भी बनाए गए थे। जैसे भरहुत स्तूप हो गए ना दोस्तों, वो उसी ने बनवाया है, जो कि दोस्तों आज मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है। और फिर दोस्तों बोध गया में थोड़े थोड़े उसने वेदिका भी बनवाई। जो दोस्तों आपको पता होगा कि छोटी छोटी वेदिका किस तरीके से दोस्तों जो स्तूप था ना उसकी वेदिका बनवाना शुरू कर दिया था। यानी कि दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को ख़त्म करना चाहता था हमेशा के लिए, लेकिन दोस्तों इसने योगदान दिया। तो इसने कई सारी चीज़ें बनवाई थी वहाँ पे। जैसे दोस्तों ऐसे बोधि वृक्ष हो गया, त्रिरत्न हो गया, इन सब के साथ उसमें उसका पूरा निर्माण हुआ था किस तरीके से क्या क्या करना है। और कुछ मुद्रा भी चलाई गई थी जिसका नाम था निष्क और दिनार। और दोस्तों स्वर्ण मात्रिक, ये स्वर्ण मुद्राएं थी उस समय की। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और तांबे के सिक्के को काशना पढ़ कहा जाता था। और चांदी के सिक्के के लिए दोस्तों पुराण पुराण है ना, पुराण धारण उसी शब्द से आया है ये, जो चांदी का सिक्का था पुराण। और इसलिए दोस्तों इसको जैसे तांबे के सिक्के हो गए काशरपाण, ये इसके नाम अलग से दिए जाते थे। चांदी के सिक्के के लिए दोस्तों पुराण शब्द का यूज होता था। फिर दोस्तों शुंग वंश के राजाओं काल में दोस्तों ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो संस्कृति थी उसको पूरी तरह से फैलाया था। शुंग काल में ही दोस्तों जैसे बोध गया में जैसे बोध गया हो गया, तो वहाँ पे प्राप्त होते हैं कुछ अभिलेख। तो वहाँ से पता चलता है कि इसने ये करवाया था। जैसे भरहुत हो गया, सांची का स्तूप हो गया, बेसन नगर हो गया।
तो दोस्तों जो वैश्यनगर था तो उसका पूरा का पूरा इसने कलाई जैसे कि सजावट की थी, उसने बनवाया था। और दोस्तों इसी बीच महाभाष्य और मनुस्मृति लिखा गया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार दोस्तों जो दिव्यावदान है उसके अंदर शुंग बौद्ध धर्म में दोस्तों क्या करते हैं कि जो उसमें बताया जाता है कि शुंग थे ना वो आदर नहीं करते थे, बौद्ध धर्म को ख़त्म करना चाहते थे, ये सब कहा जाता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इन्होंने एक और चीज़ है दोस्तों, शुंगों ने ना बौद्धों को भी अपना मंत्री नियुक्त किया था। दोस्तों हम देख सकते हैं कि इस तरीके से चीज़ गलत भी हो सकती है। तो ये अलग अलग बातें दी जाती हैं। और पुराणों के अनुसार दोस्तों क्या कहा जाता है कि इसने 36 वर्ष तक शासन किया। फिर दोस्तों 148 पूर्व तक ये इसका शासन कोई कोई मानता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका अंत किस तरीके से होता है ये हम समझना चाहते हैं। जब इसका अंत होता है ना दोस्तों, शुंग वंश का अंत होता है दोस्तों, एक अंतिम शासक था देवभूति। वो दोस्तों ज़्यादा विलासिता वाला शासक था। क्या होता है दोस्तों, उसका एक सचिव था वासुदेव, और लगभग 73 ईसा पूर्व के आसपास उसको मार देता है और अपने कर्ण वंश की स्थापना कर देता है। और इस प्रकार दोस्तों शुंग वंश का पूरी तरीके से अंत हो जाता है। तो दोस्तों हमने समझा किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर हुआ था। फिर दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे कर्ण वंश की। वो दोस्तों सबसे छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ा कर्ण वंश था नहीं, चल नहीं पाया था। उसके बाद दोस्तों हम पूरा देखेंगे कि किस तरीके से सातवाहन शासक हुए थे, कोषाण शासक हुए थे, गुप्त साम्राज्य हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।